अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी यूनिवर्सल टॉपिक से। मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश है, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मालूमाती है। तो इस तरह की वीडियोस बहुत कम देखने को मिलती हैं। मैं इस वक्त जिस फार्म पर खड़ा हूं, जिस शेड पे खड़ा हूं, ये शेड बहुत ही जदीद तरीके से बनाया गया है। इसके अंदर जदीद तरीका भी अपनाया गया है और जो देसी रवायात हैं, देसी चीज़ें हैं, उनका भी ख्याल रखा गया है। तो इस शेड की खसूसियत ये है कि ये लोहे का इन्होंने बनाया है और लोहे का शेड बनाते साथ इन्होंने ये भी देखा गया है कि ये जो शेड कल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े तो वो आसानी शिफ्ट हो जाए। और उसके अलावा इन्होंने जो ऊपर छत डाली है वो लोहे की नहीं डाली, वो छत जो इन्होंने डाली है वो ऊपर इन्होंने सिरकी डाली हुई है ताकि जानवरों को हीट ना पहुंचे। क्योंकि जो शेड होता है टीन वाला, लोहे वाला शेड होता है, उसमें हीट नीचे आती है। तो इन्होंने ऊपर काने सिरकी डाली हुई है और ऊपर मिट्टी डाली हुई है ताकि जो कि नीचे गर्मी ना आए। तो सारी मालूमात शेड के हवाले से भाई से लेंगे। उसके अलावा इस फार्म पर झोटियाँ खड़ी हैं, झोटियों के हवाले से मालूमात लेंगे। मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा यूनिवर्सल टॉपिक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आप भाइयों को रोजाना की बुनियाद पर हमारे चैनल के जरिए इंफॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो पहले हम जाएंगे इस फार्म के जो ओनर हैं तनवीर भाई, उनके पास जाएंगे, उनसे शेड के मुतल्लिक मालूमात लेंगे, फिर आप भाइयों को झोटियों के मुतल्लिक मालूमात देंगे इसी वीडियोस के अंदर। तो भाई के पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर भाई, अपना एक तो ये है कि बता दें ये फार्म किस जगह पर है और लोकेशन बता दें ज़रा। ये जी ज़िला उकाड़ा, तहसील रिनाला खुर्द और रिनाला के साथ ही बाईपास के साथ ही 1 किलोमीटर के फासले पे है। ये 10 को रोड जाता है, तो उधर ये अपना फार्म हाउस बनाया हुआ है हमने। और उनके साथ ही 1 एकड़ पे हमने ये शेड बनाया हुआ है जानवरों का। अच्छा, ये राणा साहब का फार्म हाउस है। इन्होंने 10 एकड़ में फार्म हाउस बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत फार्म हाउस बनाया हुआ है। पौधे लगाए हुए हैं, उसके अलावा इन्होंने मछलियों के लिए तालाब बनाया हुआ है, उसके अलावा इन्होंने झूले लगाए हुए हैं, लाइटें लगाई हुई हैं, अपना शौक पूरा किया हुआ है। और ये जो शेड इन्होंने एक साइड पे बनाया है 1 एकड़ में, ये भी इन्होंने अपने शौक के लिए बनाया हुआ है, ये बिजनेस के लिए नहीं बनाया। मैं पिछले साल भी यहाँ पर आया था तो इस भाई के पास तब कुर्बानी वाले को 70-80 बछड़े थे, तो वो इन्होंने पिछले साल बछड़ों का काम किया था। वो इनका तजर्बा इन्होंने किया, इनका अच्छा रहा या बुरा रहा वो भी इंशाल्लाह पूछेंगे इनसे। अभी इन्होंने झोटियों का काम शुरू कर दिया है। तो मैं पहले भाई से पूछूंगा कि ये जो शेड आपने बनाया हुआ है इसकी खसूसियात क्या क्या हैं और इसके ऊपर इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इस पे कितना खर्चा है। जी तनवीर भाई, ये बताइएगा, ये जो शेड आपने बनाया है तो आपने लोहे के पाइपों का बनाया, इसकी पहले तो आप बता दें इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ये जी इसकी जो 3 छतें हैं, ये 3 और ये 3 छतों की जो लंबाई है ये 170 फीट इनकी लंबाई है। अच्छा, चौड़ाई इनकी जो है वो 55 फुट है। अगर इनका आउट डाया जो है वो लगा लें तो वो बनता है 80 फुट, और जो इसकी लंबाई बनती है वो 180 फुट बनती है। अच्छा, ये लंबाई 180 फीट है। ये यानी कि ये इधर से लेके इधर तक आखिरी जो पिलर है ना, 170 फुट इसकी लंबाई है। और चौड़ाई 80 फीट। 80 फीट यानी कि बाहर का डाया जो है ना, बाहर के लगे हुए हैं ये डाल के, अगर इसकी छत की पैमाइश लगाई जाए वो 55 फुट है। अच्छा, भाई क्या कहना है कि ये जो लंबाई है इस शेड की बात कर रहे हैं वो 170 फीट है और जो इसकी चौड़ाई है मुकम्मल शेड की और इसकी बाउंड्री की वो 80 फीट चौड़ी है। तो मुझे आप ये बताइएगा, आपने ऊपर सिरकी डाली है, सिरकी के ऊपर मट्टी वगैरह डाली है जो भी ठंडा रखने के लिए, तो आप क्या समझते हैं जो लोहे वाली छत होती है उससे इसका फ़र्क है? जानवर सुकून महसूस करता है या कोई ख़ास फ़र्क नहीं है? असल में भाई ये जो लोहे की छत होती है ना, वो 10 या 12 फीट के ऊपर आप चले जाएं तो गर्मी, जो जून जुलाई के महीने होते हैं उसमें गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जानवरों को हीट लगती है। ये 14 फुट पे छत डाली है हमने, और जो सिरकी डाली है इसका, और सिरकी के साथ मट्टी डाली है, इसका बेनिफिट ये है कि आपको इधर सुकून महसूस होगा, जानवरों को सुकून महसूस होगा, यानी कि नीचे आपको हीट महसूस नहीं होगी, जिसकी वजह से जानवर खुश रहते हैं। जब जानवर खुश होंगे तो वो अपनी ग्रोथ ज़्यादा करेंगे। बिल्कुल सही बात कही है भाई ने कि अगर जानवर सुकून में होगा तो जानवर ग्रोथ करेगा, जानवर अगर खुशहाल होगा, पुरसकून होगा तो वो फिर ग्रोथ करेगा। तो इन्होंने ये बहुत अच्छी सोच रखी और उसके हिसाब से इन्होंने शेड बनाया। मैं अभी गर्मी है बाहर, अच्छा ठीक ठाक गर्मी, शेड के नीचे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठंडे पंखे लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है शेड का। तो भाई से पूछेंगे कि ये जो आपने शेड बनाया है इसको आप बता रहे थे कि शिफ्ट भी कर सकते हैं, वो क्या इसका प्लान है?
भाई ये ज़मीन के नीचे ना इनके फडिशन बनाए हुए हैं 3 फीट नीचे गहरे, अच्छा। और इसके ऊपर नट बोल्ट लगे हुए हैं। अब सही है। जब चाहें इनके नट बोल्ट खोल लें, नट बोल्ट खोल के आप इसको किसी और जगह शिफ्ट करना चाहें वो भी ले जा सकते हैं, और जो ज़मीन में पिलर हैं वो भी निकाल सकते हैं। और इसके जो टोटली सामान है ये आता है 20 फुट की लेंथ होती है। ये आप इधर अपने लोकल जहाँ पे रह रहे हैं उधर से परचेज़ कर सकते हैं या लाहौर से ख़रीद सकते हैं। जब मैंने ये शेड बनाया था ये 3 साल पहले, उस वक़्त जो रेट था लोहे का वो कुछ और था, अब जो रेट है वो काफ़ी डिफरेंस आ गया है। इस वजह से जो इस वक्त इसकी लागत है ना वो तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए है। ये वाला शेड बनाएं जिसकी पमैश हो 55 फुट चौड़ी और 170 फुट लाम उसकी हो, लंबाई हो। ठीक है, ये जो जब मैंने बनाया था उस वक्त लागत आई थी इसकी तकरीबन 23 लाख। सही। भाई के कहने का मकसद है इन्होंने ये शेड 3 साल पहले बनाया था, तब इनका जो खर्चा आया था वो आया था 23 लाख रुपया। और वो कह रहे हैं अगर कोई आज भाई इस टाइप का शेड बनाना चाहें जिसकी जो हाइट है वो 14 फीट हो, जिसकी चौड़ाई जो है वो 80 फीट हो, मुकम्मल बाउंड्री की बात मैं साथ में कर रहा हूँ, और जिसकी लंबाई जो है वो 170 फीट हो, और इसकी चौड़ाई अगर बाउंड्री निकाल दी जाए तो 55 फीट है, तो उस पे 28 लाख रुपया खर्चा आएगा। इन्होंने 3 छतें डाली हैं। दरमियान वाली जो छत है वो तकरीबन 1 से 1.5 फीट ऊंची रखी है। बकाया जो छतें हैं वो नीचे रखी हुई हैं। तो इन्होंने पाइप का इस्तेमाल किया है। तो इनसे पूछते हैं जो पाइप इन्होंने इस्तेमाल किया है वो किस क्वालिटी का इस्तेमाल किया है। का खर्चा इतना हुआ है तो पाइप की क्वालिटी पूछनी पड़ेगी कि कैसी क्वालिटी है जो खर्चा इतना हो गया। ये जी जो इसकी पाइप है 3 इंच का जो मेन पाइप है इसका, उसकी जो क्वालिटी है वो सबसे हैवी है। उसकी गेज जो है वो सबसे, यानी कि अगर वो 10 गेज की हैं तो हमने वो 10 की ख़रीदी थी। जो इसके साथ ये चपटी वाली पिलर लगे हैं जो इसकी सपोर्ट कर रहे हैं वो भी हैवी लगे हुए हैं। उसके बाद जो इसके ऊपर जिसके ऊपर सिरकी डली हुई है ये 14 गेज में है। ये भी 20 फुट की लेंथें आती हैं। लाहौर से बदामी बाग से ले लें आप, चाहे आप इधर से वो रेलवे स्टेशन के साथ मार्केट है उधर से मिल जाती हैं, उधर से ख़रीद लें आप। ये 20 फुट की लेंथ थी उस वक्त। जो ये 3 इंच की जो लेंथ थी ये 3600 रुपए की थी। अब का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि अब क्या रेट है इसका। सही हो गया। अच्छा राना साहब ये बताइएगा आपका माशाल्लाह काम, मेन काम जो है वो प्रॉपर्टी का है, ये आप एक शौक के लिए कर रहे हैं, ये आपका बिजनेस नहीं है, ऐसा ही है जी? जी ये बिल्कुल हम शौक़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ है वो बेसिकली गांव से है। तो मेरे मामू जी हैं डॉक्टर शफीक साहब, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और स्टूडेंट अफेयर के डायरेक्टर भी हैं, और इस वक्त वो 11 नंबर हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट भी हैं। ये जो सारा चीज़ें हमने की हैं ये उनका ही शौक़ है। इस वजह से हमने ये इधर प्रॉपर्टी का भी करते हैं, साथ में ये हमने जानवरों का किया। ये उनको शौक़ था, इसलिए हमने पिछले साल हमने कुर्बानी के बछड़े को ही रखे थे 70-80। अब हमने जोटियों की तरफ आ गए हैं। ये मेरा राना नासिर साहब, ये मेरे खालू जी हैं, इनको इस हवाले से ज़्यादा मालूमात है जोटियों के हवाले से। ठीक है जी, जो बछड़े के हवाले से था वो हमने किया था, वो पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा है। ये जो शेड बनाया है ये भी ज़बरदस्त रहा है हमारा। चले मैं आपसे जोटियों के मतलब जो मालूमात है वो आपके जो आप बता रहे हैं, भाई खड़े हैं हमारे पास, बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे ही मालूमात लेते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, पिछले साल माशाल्लाह यहाँ पर बहुत खूबसूरत साहिवाल नस्ल के सारे 70 से 80 बछड़े खड़े थे। वो वीडियो भी हमारी नेट पर पड़ी हुई है। तो वो आपने सेल किए, कुर्बानी पे सेल किए, उसमें आप कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ने बरकत दी, आपको रोज़ी दी, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि ऑनर तो आप हैं, जो डिसाइड करना है, फैसला जो करते हैं वो आप ही करते हैं, तो आपने बछड़ों का काम छोड़कर जोटियों को सिलेक्ट क्यों किया, इसकी रीज़न क्या है? इसमें ये है कि जी जोटियों वगैरह का इतना ये वनडे का और ये मुलाजमों को रखने का कोई जवाज़ नहीं बनता। मुलाजम अगर जाते हैं आप जानवरों के ये बछड़ों की तरफ, आपके पास मुलाजम होने चाहिए और वंडा वगैरह होना चाहिए, और उसके ऊपर ख़र्चा ज़्यादा आता था। ये जो जोटियों का हमने कारोबार किया ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपके पास तूड़ी हो, आपके पास सब्ज़ चारा हो, और आपके पास मुलाजम कम भी हों तो गुजारा हो जाता है, काम चल जाता है। जो बछड़ा था उसमें मुलाजम भी ज़्यादा रखने पड़े, हमें अखराजात भी ज़्यादा करने पड़े। उसी हवाले से हमने सोचा कि उसमें जो मेहनत है वो ज़्यादा है, जोटियों में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपने इसको इधर सब्ज़ चारा डाला, तूड़ी डाली,
और मुलाजिम ने इनको सब चारा डाला, आपने थोड़ा बहुत इनका ख्याल किया, तो ये ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बरकत है। और इसका ज़्यादा जो तजर्बा वो मेरे अंकल जी को है, वो मैंने आपको वो तो आपने बता दिया। बड़ी अच्छी बात की कि आपके अंकल को सारा झोटियों के मतलब मालूमात हैं। वो इंशाल्लाह हम जो सवाल करेंगे झोटियों के हवाले से वो इनसे ही अच्छा, मैं राणा साहब आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा। आप चूंकि सीनियर फार्मर हैं, आप 3 साल से बछड़ा फार्मिंग भी कर रहे हैं, झोटियों की फार्मिंग भी कर रहे हैं, इस फील्ड में हैं और आप टच भी रहते हैं मंडियों के रेट से। अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, मंडियों का जो फैटनिंग वाला रेट है वो 240 रुपए, 245 रुपए, 250 में बछड़ा आपको फैटनिंग वाला मिल रहा है। तो जो खुराक के रेट हैं वो भी अप हो चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इस टाइम पे बछड़ा फार्मिंग करनी चाहिए या झोटियों की फार्मिंग करनी चाहिए, या बछड़ा फार्मिंग में इस रेट पर बछड़े खरीद कर कुछ फायदा हो सकता है आपकी नजर में, या कि नहीं हो सकता? जी, इस वक्त जो हालात हैं मार्केट के वो आपके सामने हैं इनाम भाई। क्योंकि जो आपका गोश्त है वो ना तो मिडिल ईस्ट में उस लिहाज से जा रहा है, ना गल्फ में जा रहा है जितना पहले गोश्त आपका एक्सपोर्ट हो रहा था। जो आप अब रेट जो चल रहे हैं, मुझे नहीं पता वो 10 है या 20 है, 220 30 चल रहे हैं। और आगे जो स्लाटिंग हाउस वाले दे रहे हैं वो 450 रुपये दे रहे हैं। और इस वक्त जो वंडा है उसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। इस लिहाज से मैं कहता हूं कि अगर वो बंदा कह रहा है कि मेरा 500 ग्राम गोश्त बढ़ रहा है, तो 500 ग्राम बढ़ाने के साथ ही आपके पैसे बने 225 रुपये। और 225 रुपये आपके पर डे अखराजात आपको मेरा ख्याल है कि नहीं वो पूरे कर रहे होंगे। क्योंकि आप 220-30 रुपये के हिसाब से तो उसको पर केजी लेके आए हैं, उसके ऊपर आपका रोज़ का खर्चा भी है। तो फैटनिंग का जो इस वक्त हालात आ रहे हैं कोरोना की वजह से, वो तो मेरे ख्याल से अच्छे नहीं है। हाँ, बाकी जो बछड़ा फार्मिंग है वो साल का जो 1 साल आपको पूरा उसको रखना पड़ता है। और ये फैटनिंग का जो है वो भी आपको हर 3 माह के बाद नए जानवर लेके आना पड़ते हैं, कभी मिलते हैं, कभी अच्छे जानवर नहीं मिलते। तो इसलिए मैं ये जोटियों की तरफ आया हूँ कि जोटियों का जो बिजनेस है वो आप 1 साल तक चला सकते हैं। आपको हर 3 माह बाद जाके नए जानवर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने टाइम दिया, कीमती वक्त दिया। राणा साहब का कहने का मकसद ये है कि बछड़ा फार्मिंग है, अगर आप बछड़ा फार्मिंग करते हैं तो झोटियों की फार्मिंग करते हैं, उनमें जो फर्क है वो मैं वाज़ेह करता चलूं। राणा साहब के मुताबिक के बछड़े हर 3 माह बाद आपको दोबारा परचेज करने पड़ते हैं, आपको मंडियों में जाना पड़ता है, दोबारा एफर्ट करनी पड़ती है। और झोटियों का जो काम है वो ये है कि आपने एक दफा ले लेनी है, फिर आप साल मंडी ना भी जाएं, साल पूरा परचेजिंग ना भी करें तो आपको कोई मसला नहीं होगा। एक तो इन्होंने मेन फर्क ये बताया, दूसरा इन्होंने ये कहा है कि जो फीड के हालात चल रहे हैं, जो मंडियों के रेट्स के हवाले से बछड़ों के रेट्स जा रहे हैं, उस हवाले से देखा जाए तो स्लॉटर हाउसेज के रेट उस लिहाज से नहीं बढ़े। तो इसलिए बछड़ा फार्मिंग में उनके मुताबिक अभी उतनी जो है ग्रिप नहीं रही, उतना फायदा नहीं रहा जितना माजी में हुआ करता था। तो इसीलिए इन्होंने साइड भी चेंज की है। तो बाकी झोटियों के मतलब आप भाइयों को झोटियां दिखाते हैं और राणा साहब के अंकल से पूछते हैं कि ये झोटियां इन्होंने कब खरीदी, कितने की खरीदी, और ये कितनी क्रॉस हो गई हैं और कितनी रहती हैं, और इन झोटियों के लिए कितने इन्होंने इनके अंदर जो है झोटे छोड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम बाबा जी अपना नाम दस दिया जी। राणा नासर मेरा नाम जी। अच्छा अच्छा बाबा जी ये दसिया जे किनिया झोटियां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ 12 ਝੋਟੀਆਂ ਜੀ। अच्छा। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਝੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੇ, ਇਹ 12 ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚ 12 ਝੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ 14 ਇਹ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ 12 ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁੱਲ 14 ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 12 ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ 12 ਝੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ। 7 ਤੋਂ 8 ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਰਾਸ। ਅੱਛਾ 8 ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਦਰਬਾਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਲਹਿਦਾ। ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨੀਲੀ ਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਬਰਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਵੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਗੀ ਬਰੀਕ ਹੋਏ, ਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਆਹ ਰੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏ, ਪੁੱਠਾ ਚੌੜਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਝੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ, ਨੀਲੀ ਦੀ ਝੋਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ? पहचान ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਸਿੰਗੀ ਬਰੀਕ ਔਰ ਗੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਹੋਏਗੀ।
जिस तरीके आ झोटी नजर आ रही है, इनकी अख भी काली है, सिंगी बरीक भी गोल भी है, तो और इस तो इलावा की निशानी है? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੂਥੀ ਬਰੀਕ ਹੋਏਗੀ, अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਪੁੱਠਾ ਪਿੱਛੇ ਚੌੜਾ ਹੋਏਗਾ। सही है। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਥਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। अच्छा अच्छा, ये दसो ये झोटियां तुसी किन्ने दी फी झोटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 85 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ। 85 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਝੋਟੀਆਂ ਕਰਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੇ ਤੂੜੀ ਪੱਠੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਪੱਠੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਤਲਬ ਪੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਟਾ ਲਹਿਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 22 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜੇ, ਰੇੜੇ ਤੇ ਜਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਝੋਟਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਝੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਝੋਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਰਾਸ ਕਰਿਆ। ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਝੋਟਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਲ ਆ, ਬਰੀਕ ਆ, ਪਿੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਠਾ ਚੌੜਾ ਆ, ਰੰਗਤ ਸਿਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਕੋਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਧਰ ਕੋਈ 2 ਭੈਂਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਫਸੀਲ। ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 3 ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ 3-4 ਇੱਧਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ? 3 ਜੀ ਇਹ ਫਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਕਰਾਸ ਦੇਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸੀ ਨਸਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮੀ ਬਰੀਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਫਰੀਜ਼ਨ ਗਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ? ਇਹ ਨੀਆਂ ਤੇ ਨਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਗਾਂ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 130 ਹੈ। ਅੱਛਾ, 1,30,000। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸੀਮਾ ਰਖਵਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੂਣ ਦੀ? ਇਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। अच्छा, 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੈਣੇ। 10वें महीने का कुछ दिन लेना। ਹਾਂਜੀ। चलो ठीक है, बहुत मेहरबानी बाबा जी। ये जी हम जिस फार्म पे खड़े हैं, आपको फार्म के ओनर का भी इंटरव्यू करवाया है, और जो बाबा जी इनकी केयर करते हैं, जो इनकी मुकम्मल मैनेजमेंट करते हैं, उनका भी आपको इंटरव्यू करवाया है। इस फार्म पर तकरीबन इस वक्त कुछ 40 से 45 जानवर खड़े हैं, जिसमें से गाय भी हैं, जिसमें झोटियां भी हैं, जिसमें छोटे जानवर भी हैं। तो सारी जो चीजें हैं वो इस फार्म पर तकरीबन 40 से 45 खड़ी हैं। तो पिछले साल इस भाई ने कुर्बानी के लिए कुछ 70-80 बछड़े रखे थे, तो अभी इन्होंने साइड चेंज की है। तो साइड चेंज करने की असल जो वजह होती है, वो वजह यही होती है कि एक काम सूट नहीं करता तो बंदा कहता है चलें जी अब इसी फील्ड के अंदर जो दूसरा काम है उसको ट्राई कर लें। तो अल्लाह करे इनको ये काम जो है वो सूट करे और ये इनके लिए फायदेमंद हो। ये इस वक्त अपने जानवरों को जो खुराक दे रहे हैं वो सब्ज तूड़ी, सब्ज चारा और तूड़ी, बस ये 2 चीजें दे रहे हैं, इसके अलावा कोई और चीज नहीं दे रहे। तो ये इनका कहना है कि साल के अंदर इंशाल्लाह ये जो झोटियां हैं ये भैंसें बन जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह ये अच्छा प्रॉफिट देंगी। और उम्मीद भी यही की जा सकती है इंशाल्लाह कि झोटियों का काम है जो वो बेहतर रहेगा इस भाई को। तो बाकी जो चीजें हैं आपने खुद भी वीडियोस के अंदर सुनी है, देखी हैं। तो आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही मालूमाती थी। तो अपने मेजबान को आज के लिए दीजिएगा, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान को दीजिएगा इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।